हेलो डिंगला लोग, आप सबका स्वागत है मेरे फिजिक्स चैनल पे, प्यार इसी चैनल फिजिक्सपीडिया पे। फिजिक्स बाय केतुल सर। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14, स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 14 वेव्स का टॉपिक स्टैंडिंग वेव्स। सो वेव्स बेटा एक क्रिटिकल चैप्टर है और वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसमें इमेजिनेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, कैलकुलेशन भी थोड़ी ज़्यादा होती है। एसएचएम ऑसिलेशन आपको पता है, ऑसिलेशन के बारे में आप जानते हो तो फिर वेव्स आप आराम से समझ सकते हो। बट वेव समझने के लिए हमें ऑसिलेशंस की ज़रूरत रहती है। विदाउट ऑसिलेशंस हम वेव्स को समझ नहीं सकते। तो आज हम स्टार्ट कर रहे स्टैंडिंग वेव्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इस चैप्टर का। यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स की बेटा जब बात होती है तो स्टैंडिंग वेव्स के केस में एक चीज याद रखना कि वो प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव से थोड़ी सी अलग है। प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव दोनों एक ही नाम है, एक ही वेव के नाम है। प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव का बेटा सिंपल मीनिंग ये होता है कि जिसमें एनर्जी फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि आप सबको मैं बताऊं तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बेटा ये वाला जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन है पहली बात तो। बट ये वेव इक्वेशन कौन से वेव, प्रोग्रेसिव की स्टेशनरी? तो स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स तो अभी तक हमें पता नहीं है। तो बेटा ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। इस इक्वेशन में दूसरे क्या वेरिएशंस पॉसिबल है? तो यहाँ पर साइन की जगह कोसाइन फंक्शन हो सकता है, यहाँ के एक्स आगे हो सकता है, ओमेगा टी पीछे हो सकता है, प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है, और यस कभी कभी यहाँ पर प्लस 5 भी आप लिख सकते हो। तो ये कुछ नॉमिनल वेरिएशंस आप वेव इक्वेशन में कर सकते हो। तो बेटा मेरे हिसाब से आप अब ये याद रख लेना कि ऐसा जो भी इक्वेशन होगा वो प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन होगा। क्या होगा बेटा? प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन या ट्रैवलिंग वेव भी बोल सकते हो। अभी हम इस चैप्टर में आगे स्टैंडिंग वेव्स के बारे में देखेंगे। अब स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनेगी वो सब डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैं प्रोग्रेसिव वेव में एक दो छोटी सी बातें बोल दूं। प्रोग्रेसिव वेव में मान लो बेटा कि यहाँ से हमने ऑसिलेशन स्टार्ट किया या यहाँ से हमने डिस्टरबेंस स्टार्ट किया। वो डिस्टरबेंस मीडियम में हर पॉइंट पे आगे बढ़ेगा। यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो वो डिस्टरबेंस यहाँ तक भी पहुंचेगा। इसी को तो हम ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं। तो इसमें वेव क्रेस्ट और ट्रफ बना के या कंप्रेशन या रेरफेक्शन बना के वेव यहां तक पहुंचेगी। कंप्रेशन का क्या मतलब है बेटा? जहां पार्टिकल्स एकदम पास पास आ जाते हैं। रेरफेक्शन मतलब जहां पर पार्टिकल्स एकदम दूर चले जाते हैं। मैं कहना इसमें ये चाहता हूं कि एनर्जी जो है मीडियम की, वो एनर्जी बेटा पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रही है। और इन बीच मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स है बच्चा, वो सारे के सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। मान लो ये ट्रांसवर्स वेव है ट्रैवलिंग, बट ट्रैवलिंग में कौन सी? तो क्या ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स है तो इसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनेगा। मीडियम का हर एक पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे कभी ना कभी जाएगा और वेव को आगे बढ़ाएगा। तो ट्रैवलिंग वेव या ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल दोनों उसमें आ गए। उसकी ये बेटा एक बहुत ही अच्छी खूबी है। वो क्या करता है कि वो मीडियम के हर पार्टिकल को ये एम्पलीट्यूड पे जाने का मौका देता है, हर पार्टिकल को। तो मीडियम का हर पार्टिकल कभी ना कभी कैपिटल ए एम्पलीट्यूड पे जाएगा। फिक्स है ये बात। किसमें? ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव में। हाँ, एक साथ नहीं जाएंगे। जैसे कि मान लो अभी मीडियम का ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, ये वाला पार्टिकल नीचे की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, ये वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। तो मीडियम के सारे पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। ठीक है, सारे के सारे। तो ऐसा नहीं कि वो सब एक साथ जाएंगे। अभी ये किसी एक टाइम पे मैंने फोटो ले लिया, तो इस टाइम पे ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर है, ये वाला पार्टिकल नीचे है। बट ये पार्टिकल तो कि वो मीन पोजीशन पे है।
ये पार्टिकल तो कि वो मीन पोजीशन पे। तो ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे सारे मैक्सिमम पे है, बट फिर से एक बार ट्रैवलिंग वेव हर पार्टिकल को मौका देता है कि भाई तू अपने मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच। वो मौका वो सबको देगा, ठीक है। और दूसरी बात, वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाएगा। अब बात आज की ये है, स्टैंडिंग वेव्स क्या होते हैं या स्टेशनरी वेव्स क्या होते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन पढ़ने से पहले बेटा मैं दो तीन कंडीशंस बता दूं। स्टैंडिंग वेव्स बनने के लिए पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव होने चाहिए। दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने चाहिए। ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक वेव पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो दूसरा वेव नेगेटिव एक्स में जाना चाहिए। ये फिक्स है बेटा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इन दोनों के सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब डेफिनेशन देखो, व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स, अब वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, उसमें कुछ भी पॉसिबल है। प्रोपोगेटिंग अपोजिट डायरेक्शन सुपरिम्पोज इन अ बाउंडेड मीडियम। बाउंडेड मीडियम का क्या मतलब है कि यहाँ पर मान लो एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को दोनों एंड से फिक्स कर दिया है, तो ये दोनों एंड के बीच में ही स्टैंडिंग वेव्स रहेगी, ठीक है। द रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। तो बेटा फिर से एक बार, स्टैंडिंग वेव बनने के लिए दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए और सुपरपोज होने चाहिए। मतलब एक वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो दूसरी नेगेटिव एक्स में जाएगी, और ऐसी दो प्रोग्रेसिव वेव सुपरपोज होके जो नई इफेक्ट बनाएगी उसको हम स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बोलेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। तो यहां पर ऐसा मान लो कि एक वेव ये वाली है बेटा, ये वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है और ये वेव नेगेटिव एक्स में जा रही है, और जब भी ये सुपरपोज होंगे ये दोनों वेव्स मीडियम में एक रीजन में, तो ये दोनों स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगे, ठीक है। आप इतने में समझ गए होंगे। अब जैसे ट्रैवलिंग में मैंने क्या बोला कि ट्रैवलिंग एनर्जी फ्लो करवाती है, मीडियम के हर पार्टिकल को चांस देती है कि तू अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैवलिंग वेव। स्टैंडिंग में उल्टा है, स्टैंडिंग वेव में एनर्जी फ्लो नहीं होता। फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल इन स्टैंडिंग वेव। एनर्जी जस्ट एक बाउंडेड रीजन में रहेगी, ये दो एंड के बीच में एनर्जी रहेगी, फ्लो नहीं होगी। और दूसरी चीज बेटा, ट्रैवलिंग में हर पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जा सकता है, स्टैंडिंग वेव्स में ये फॉलो नहीं होता है। स्टैंडिंग वेव्स में इक्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। स्टैंडिंग वेव भेदभाव करता है। स्टैंडिंग वेव्स में मीडियम का हर पार्टिकल एक साथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाएगा। अब आगे मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको करवा रहा हूं कि कैसे फॉर्मूला डिराइव होगा और क्या है इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ओके, तो यहां पर एक बार आप ट्रैवलिंग वेव का वे इक्वेशन देख लेना। ये है, ये ट्रैवलिंग वेव का है, स्टैंडिंग का कुछ अलग ही बनेगा। चलो तो स्टैंडिंग का बेटा हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग के लिए क्या चाहिए, दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स प्रोपोगेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आइडेंटिकल का क्या मतलब है, एम्पलीट्यूड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी। तो यहां मान लो मेरे पास एक वेव है जिसका वेव इक्वेशन ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। इसका क्या मतलब बेटा, ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और मेरे पास एक दूसरी वेव है ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ये वेव कहाँ जा रही है, तो क्या नेगेटिव एक्स में जा रही है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, एंगुलर नंबर मतलब वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। अब ये दोनों रीजन में एक जगह पे सुपरपोज होगी। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल,
जब भी दो वेव सुपरपोज होती है तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो इन दोनों के एल्जेब्रिक सम जितना होता है। एल्जेब्रिक में क्रैश पॉजिटिव होता है, ट्रफ नेगेटिव होता है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन राइट y नेट इक्वल्स टू y1 प्लस y2। अब बेटा y1 का वो रहा इक्वेशन, वो लिख दो यहाँ पर। तो y1 है a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस y2 a साइन kx प्लस ओमेगा टी। तो बच्चा a कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx प्लस ओमेगा टी, ये सीक्वेंस बनेगी। अब बेटा ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में साइन ये एंगल प्लस साइन एक दूसरा एंगल, मतलब ये दोनों जो एंगल्स है ये दोनों एंगल्स साइन के अलग अलग एंगल्स है। तो यहाँ पर मुझे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला याद आ रहा है बच्चा लोग। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? तो क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है कि जब साइन के दो एंगल्स को ऐड करते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो बेटा इनको ऐड करने से एक नया फॉर्मूला बनता है साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। अभी मुझे ये बताओ कि हमारे इस एक्सप्रेशन में ये वाला एंगल क्या है? तो क्या अल्फा है। ये वाला एंगल क्या है? तो क्या बीटा है। तो मैं ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, अभी क्या हुआ रे इसको, चल बेटा चालू हो जा भाई। यहां पर मैं इस फॉर्मूले को अभी साइड में ले जा रहा हूं। अभी मुझे इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, बट ये मेरी मान नहीं रहा है। बेटा चल चल मान मेरा भाई, सब कुछ मानते हैं, बच्चे भी मानते हैं मेरा, तू क्यों नहीं मान रहा है? इसके नाटक बढ़ गए रहे। ओके ठीक है बेटा, ये रहा फॉर्मूला, अभी साइड में रख रहा हूँ। चलो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलो बोलो मेरे साथ, यहाँ पर ए एस प्लस एस इक्वल्स टू 2SC, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2। बेटा इसको ऐड करने में ओमेगा टी उड़ जाएगा, तो 2kx बाई 2 इंटू कॉस। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करने में kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx माइनस ओमेगा टी, kx उड़ जाएगा, तो माइनस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बाई 2। यहां से बेटा 2 कैंसल, यहां से ये 2 कैंसल, कॉस इवन फंक्शन है, माइनस को खा जाएगा। तो यहां पर हमें मिलेगा 2a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी, ये फॉर्मूला मिलेगा। तो बेटा अब यहाँ पे याद रखना इस चीज को कि दो प्रोग्रेसिव वेव्स को ऐड करने से, दो प्रोग्रेसिव वेव को ऐड करने से हमें स्टेशनरी वेव्स मिल सकती है, बट कंडीशन क्या है कि दोनों प्रोग्रेसिव वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक, यहां तक क्लियर? ओके, अब आप इस रिजल्ट को देखो। ये रिजल्ट जो हमें मिला, वो रिजल्ट हमें मिला नेट y नेट इक्वल्स टू 2a साइन kx cos ओमेगा टी। बेटा आपको इस रिजल्ट पे अब आगे फोकस करना है। अब यहां से कहानी इसी रिजल्ट पे चलेगी। अभी इस रिजल्ट का वैसे कोई काम नहीं है, तो बेटा इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, बस तो ये सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ओके, अब इस रिजल्ट को देखो। ये जो इक्वेशन मिली, इसको इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। बेटा इस इक्वेशन को और इन दो इक्वेशंस को आप ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रैवलिंग वेव्स के इक्वेशन है। अब ट्रैवलिंग वेव के जो इक्वेशन है और इसका जो इक्वेशन है, दोनों में फर्क है। इसमें ये टर्म एम्पलीट्यूड है विच इज कांस्टेंट फॉर ट्रैवलिंग वेव, हर पार्टिकल के लिए सेम है। ये ऑसिलेटिंग टर्म है जो अलग भी हो सकता है, साइन है, फेज अलग है। यहां पर आप देखो, यहां पर ढिंगला लोग ये जो टर्म है
ये वाला टर्म, इस टर्म को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कौन सा ट्यूड बेटा? एम्पलीट्यूड। नो नो, इट्स नॉट एटीट्यूड, इट्स एम्पलीट्यूड। तो ये है स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड। और ये क्या है? तो कि ये है ऑसिलेटिंग टर्म। क्या है बेटा? ऑसिलेटिंग टर्म। अब आगे की कहानी एम्पलीट्यूड के सहारे चलने वाली है। यहां पर मैंने पहले भी बोला था कि स्टैंडिंग वेव भेदभाव रखता है। स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो हर पार्टिकल के लिए सेम नहीं होता है। स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड के साथ भेद, एम्पलीट्यूड के नहीं सॉरी, पार्टिकल के साथ भेदभाव है। पार्टिकल के साथ, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो बेटा। ये इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो 2a साइन kx है। 2 कांस्टेंट, a कांस्टेंट, k कांस्टेंट, बट x that gives the locations of particles। और हर पार्टिकल की लोकेशन अलग होती है। वेव में तो बेटा एक पार्टिकल से थोड़ी काम चलेगा, बहुत सारे पार्टिकल्स चाहिए। तो यहाँ हर पार्टिकल की लोकेशन अलग है, तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड भी अलग होगा। मतलब पहले ही बोला भेदभाव। यहां पर इक्वालिटी फॉलो नहीं होती है स्टैंडिंग वेव्स में। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं बेचारे कि जिनका एम्पलीट्यूड ही नहीं होता है। कुछ ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। मतलब कुछ पार्टिकल्स नाच रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, और कुछ पार्टिकल्स बेचारे अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। वो जो नाच रहे हैं उनको देख रहे हैं। तो वो वाले पार्टिकल्स जो बेचारे हैं वो उनको देखेंगे, उनके पास बेटा जीवन में कभी एम्पलीट्यूड नहीं आने वाला, क्योंकि उनकी लोकेशन ही ऐसी है, उनकी पोजीशन ही ऐसी है, एक्स ऐसा है जिसकी वजह से उनके पास एम्पलीट्यूड नहीं होगा। बैड लक। कुछ पार्टिकल्स का गुड लक। तो लक मैटर है यहां पर भाई। ओके, तो कि सर कौन से पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड नहीं होगा, कौन से पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड 0 होगा? तो यहां पर बातें दो नाम से चलती है। एक है नोड और बेटा एक है एंटी नोड। एक क्या है? नोड, और एक है एंटी नोड। इन दोनों को ज्यादा फोकस किया है। तो कि सर नोड कौन है? बेटा वही जिनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है, जिनका एम्पलीट्यूड ही नहीं होता है। तो पार्टिकल हैविंग मिनिमम एम्पलीट्यूड, और अभी के केस में आप जीरो बोल सकते हो। तो पार्टिकल हैविंग जीरो एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एज नोड of the standing waves, and particle having maximum amplitude are called, अभी 2a बोल सकते हो, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड, इसको हम बोलेंगे एंटी नोड। तो जो लूले लंगड़े हैं बेचारे डांस नहीं कर सकते, सिर्फ देख रहे हैं, वो नोड है। और जो अय्यासी कर सकते हैं, जो आवारा है, बेचारे नहीं है, आवारा है, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से डांस कर सकते हैं। तो बेटा स्टैंडिंग वेव्स में ये दो चीजें अब याद रखना, इसी से पूरा टॉपिक आगे बढ़ेगा। नोड और एंटी नोड। मैं मानता हूं मैं डेप्थ पे जा रहा हूं, बट इतनी डेप्थ पे जा रहा हूं बेटा कि फिर आज के बाद इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टैंडिंग वेव, कुछ बच्चे स्टैंडिंग वेव सुन के ही भागते हैं, अरे यार ये क्या टॉपिक है। बहुत इजी है बेटा, बहुत ही इजी, कुछ है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर अभी तक हमारी बातें क्या हुई? तो पहले ये समझाया कि स्टैंडिंग वेव क्या है, बनती कैसे है। हाँ, उसके पहले मैंने ये समझाया प्रोग्रेसिव वेव क्या है, ट्रैवलिंग वेव क्या है, वो मैंने समझाया। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया स्टैंडिंग वेव बनती कैसे और उसकी डेफिनेशन। देन हम उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे गए और ये बना इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। और उसमें कहानी अब आगे किस पे बढ़ेगी बेटा? एम्पलीट्यूड पे। कुछ पार्टिकल्स जिनका एम्पलीट्यूड 0 होता है उसको हम नोड बोलते हैं। कुछ पार्टिकल्स जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको हम एंटी नोड बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं इसको अब एनालाइज करवा रहा हूं आगे डिटेल में, बट पहले मैं आपको इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव के डिफरेंट इक्वेशंस बता दूं कि कैसे कैसे इक्वेशंस पॉसिबल है, वो देख लेना। टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स।
अब टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स में एक तो जो अभी हमने डिराइव किया y इक्वल्स टू 2a साइन kx cos ओमेगा t, एक तो बेटा ये पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा y इक्वल्स टू 2a साइन kx साइन ओमेगा t, ये भी पॉसिबल है। दोनों साइन फंक्शन हो सकते हैं, हमारे तो यह एम्पलीट्यूड बदलना चाहिए, बस भेदभाव होना चाहिए। भेदभाव हो रहा है, स्टैंडिंग वेव है। तीसरा y इक्वल्स टू 2a cos kx sin ओमेगा t। चौथा y इक्वल्स टू 2a cos kx cos ओमेगा t, ठीक है। फिफ्थ y इक्वल्स टू 2a cos kx, अब बेटा यहाँ साइन या cos ओमेगा टी प्लस कुछ फेज। तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स स्टेशनरी वेव्स के या स्टैंडिंग वेव्स के पॉसिबल है, वो आपको याद रखना है। एग्जाम में इसमें से कोई भी फॉर्म हो सकता है और किसी भी फॉर्म से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना आगे वाले जितने भी टर्म्स है ये सारे के सारे बेटा ये सब एम्पलीट्यूड है, और पीछे वाले जितने भी टर्म्स है ये सब ऑसिलेटिंग टर्म है, ठीक है। ओके, अब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, नोड और एंटी नोड को। तो क्या सर क्या कंटिन्यू इसमें करना है? इसमें कंटिन्यू ये करना है कि कहाँ नोड बनेंगे और कहाँ एंटी नोड बनेंगे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम नोड को पकड़ते हैं। नोड मतलब जिनका एम्पलीट्यूड 0 होता है। चलो, अब पूरी डिस्कशन इस पेज पे नोड की चलेगी। डटे रहना बेटा, टिके रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डेप्थ पे ले जा रहा हूँ बट क्लियर हो जाएगा। 1 घंटे के इस लेक्चर में आपका स्टैंडिंग वेव अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नोड, तो नोड की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? नोड की डेफिनेशन है अ पार्टिकल हैविंग जीरो एम्पलीट्यूड, अ पार्टिकल हैविंग जीरो एम्पलीट्यूड is called node या डिफाइन एज नोड, ओके। अब स्टेशनरी वेव्स का बेटा एम्पलीट्यूड क्या आया अभी? 2a साइन kx cos ओमेगा t, सॉरी cos ओमेगा t नहीं आया बेटा, सॉरी सॉरी, ये तो ऑसिलेटिंग टर्म है पूरा, तो ये भूल जाओ, मैंने जो लिखा है 2a साइन kx। तो यहाँ एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए नोड के लिए, तो आपको यहाँ 0 रखना है। बट उससे पहले एक बात और समझ लो बेटा, साइन थीटा की वैल्यू 0 कौन से एंगल्स पे होती है? बहुत सारे पॉसिबल है, 0, 180, 360, 540, 720, बहुत सारे पॉसिबल है। तो यहां पर ये याद रखना कि थीटा की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, ऐसी वैल्यूज के लिए साइन 0 ही होगा। तो कि सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा यहाँ जरूरत पड़ेगी। देख कैसे जरूरत पड़ेगी, यहाँ नोड का एम्पलीट्यूड 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ 0 रखते हैं। तो 0 इक्वल्स टू 2a साइन kx, अब बेटा 2a नीचे जाएगा, तो साइन kx इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर kx इज थीटा, भाई सेम तो है, कपड़े अलग है बाकी सेम है, तो थीटा क्या है? kx है। तो यहाँ kx की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है? तो क्या वही बात सर, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब वैल्यूज पे 0 होगा। अब बात ये है कि ऐसे लिखते मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हम एक जनरल कंडीशन बनाते हैं। तो यहां हमने जनरल कंडीशन बनाई kx इक्वल्स टू n पाई, वेर n इज 0, 1, 2, 3 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है n की, ओके।
चलो 1 by 1 अभी मैं ये रफ कर देता हूँ। चलो यहाँ पर k की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू एन पाई, दोनों साइड से बेटा पाई कैंसल, तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, तो क्या x इक्वल्स टू सर आ रहा है एन लैम्डा बाय 2। ये कंडीशन याद रखियो। तो क्या सर ये क्या याद रखियो इसमें कंडीशन यहाँ पर x इज एन लैम्डा बाय 2, x क्या है तो वही तो मैं बताना चाहता हूं, ये याद रखना है। x gives you information about locations of nodes, लोकेशंस ऑफ नोड्स, बहुत सारे नोड्स की लोकेशन यहां से तो मिलेगी। n इक्वल्स टू 0 1 2 3, बेटा बारी बारी रखो, इसमें मजा आएगा, एक एक अलग अलग लोकेशन मिलेगी। स्टार्ट करते हैं, n इक्वल्स टू 0 रखो, तो क्या सर 0 पे नोड, हाँ बेचारा लूला लंगड़ा, नो ऑसिलेशन एट रेस्ट। 1 रखो लैम्डा बाय 2, 2 रखो 2 लैम्डा बाय 2 मीन्स लैम्डा, 3 रखो 3 लैम्डा बाय 2, 4 रखो 2 लैम्डा एंड सो ऑन। इन सब जगहों पे नोड्स ही होंगे, इन सब जगहों पे क्या होंगे बेटा, नोड्स ही होंगे। ठीक है, अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। कंसेक्यूटिव का मतलब सेम ऑर्डर में चल रहे, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एट नाइन्थ ऐसे। तो यहां ये क्या है, ये फर्स्ट नोड, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो कंसेक्यूटिव नोड मतलब सेपरेशन बिटवीन दिस टू नोड्स। तो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, निकाल लो यार, लैम्डा बाई 2 माइनस 0। तो ये याद रखना, मैं स्टार करके लिख रहा हूं यहां पर, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes is lambda by 2। फिक्स है बेटा, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये आ रहा है, यही चला गया हाँ, हाथ रखने में लैम्डा बाय 2 ही चला गया। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ओके। हाँ ठीक, चलो बढ़िया। क्या गंदा लग रहा है ये, नहीं मजा आ रहा है, हार्ट निकाल दो बेटा। सिर्फ ऐसे ही याद रखो कि हाँ सर ये लेमडा बाई 2, कुछ और ट्राई करते हैं। ओ मुस्कुराओ यहाँ पे, हाँ स्माइल, ये अच्छा लग रहा है, लेमडा बाई 2। ठीक है ओके। अब यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड नोड एंड 10th नोड, ये दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। सही में बेटा क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत ही इजी। वीडियो पॉज करके अब इसको सॉल्व कर लेना, मैं तो डायरेक्ट अभी बता ही रहा हूँ। अब सेकेंड नोड मतलब यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसमें 2 रख दो, दैट इज द लोकेशन ऑफ सेकेंड नोड, 2 लैम्डा बाई 2, 2 हट लैम्डा, उसमें 10 रख दो, लोकेशन ऑफ 10th नोड, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा। अब इनके बीच का सेपरेशन पूछा है तो इनका सब्ट्रैक्शन ले लो, तो सब्ट्रैक्शन होगा x10 माइनस x2, 5 लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 4 लैम्डा। इजी। तो ये पूरा डिस्कशन मैंने आपको नोड के बारे में करवाया, सिंपल है, ये पूरा हमारा नोड हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब हम एंटी नोड के बारे में देखेंगे। एंटी नोड, एंटी नोड particles having